हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अर्पिता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिहार स्टेट एग्ज़ाम जो कि 2025 में कंडक्ट कराया जा रहा है और जिसकी एग्ज़ाम डेट 19/10/2025 है और ये सेकंड शिफ्ट है 2 से 4:30 बजे तक। फर्स्ट शिफ्ट मैंने पहले वीडियो में करा दिया है। अब हम इसमें शिक्षण कला और जीके के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि छात्र केंद्रित मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परियोजना विधि। परियोजना विधि छात्र केंद्रित मानी जाती है। और दूसरा क्वेश्चन आया था आपका, अधिगम की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्या मानी जाती है? तो जो अधिगम की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है वो है आपका अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन करना, कि हम लोग अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? तो शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वही कई चरणों से गुजरती है। तो पहला चरण उद्देश्य निर्धारण होता है। पहले हम लोग उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। इसके बाद अधिगम में प्रेरणा की भूमिका क्या होती है? तो जो अधिगम है उसमें प्रेरणा की भूमिका आपकी रहती है। केवल वाले तो क्वेश्चन आंसर हो ही नहीं सकते, प्रेरक शक्ति के रूप में। ये आपका राइट आंसर होगा। सी आंसर आपका राइट होगा। जितने भी केवल वाले शब्द आए तो उसे पहले ही हटा दीजिए। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? तो ब्लूम ने किया था। ब्लूम से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए ब्लूम को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ब्लूम की वर्गीकरण पद्धति में संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो जो ब्लूम की वर्गीकरण पद्धति है उसमें ज्ञान और समझ, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। शिक्षण विधियों का चयन किस आधार पर किया जाता है? तो शिक्षण विधियों का चयन विषय वस्तु और छात्रों की आवश्यकता के आधार पर शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है। आगे देखते हैं। व्याख्यान विधि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो व्याख्यान विधि है वो उसमें सबसे बड़ी विशेषता आपकी है शीघ्र जानकारी देना। शीघ्र जानकारी देना व्याख्यान विधि की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रश्नोत्तर विधि में क्या प्रमुख होता है? तो जो प्रश्नोत्तर विधि है उसमें संवाद आधारित शिक्षण होते हैं। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रायोगिक विधि में क्या आवश्यक है? तो प्रायोगिक विधि से ही समझ में आ जा रहा है कि प्रयोगशाला या सामग्री इसके लिए बहुत आवश्यक होता है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। परियोजना विधि का सूत्र किसने दिया? परियोजना विधि का सूत्र दिया था जॉन डेवी, किलपैट्रिक, हर्बर्ट और ब्लूम। इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ योजना का उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है शिक्षण को संगठित बनाना। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हर्बर्ट की पाठ योजना में कितने चरण होते हैं? तो हर्बर्ट की पाठ योजना में ये आपका पूछा गया था इसके पहले वाले में भी हर्बर्ट का। तो हर्बर्ट की पाठ योजना में होते हैं 5 चरण। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है? माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य ये शिक्षक को विशेष कौशल सिखाना। बी शिक्षक को विशेष कौशल सिखाना। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। आते हैं 15 क्वेश्चन पर। इससे पहले कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
सूक्ष्म शिक्षण की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? तो जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसकी अवधि आपकी 5 से 10 मिनट तक होती है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रभावी कक्षा वातावरण कैसा होना चाहिए? तो जो प्रभावी कक्षा का वातावरण होना चाहिए सहयोगपूर्ण और उत्साहवर्धक। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो जो पाठ्यपुस्तक है उसका मुख्य कार्य आपका है अध्ययन को दिशा देना। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अब 18 क्वेश्चन पर चलते हैं। पुस्तकालय छात्रों के लिए क्या कार्य करता है? केवल मनोरंजन, आत्म अध्ययन का अवसर, दंड का स्थान, समय व्यर्थ करना। तो पुस्तकालय जो है आत्म अध्ययन का अवसर प्रदान करता है। इसमें आपका बी आंसर सही हो जाएगा। एक आदर्श शिक्षक की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है? कठोरता, अनुशासनहीनता, सहानुभूति और धैर्य, ज्ञान। तो सहानुभूति और धैर्य जो है एक आदर्श शिक्षक की विशेषता होनी चाहिए। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। सी आंसर आपका सही हो जाएगा, सहानुभूति और धैर्य। आगे देखते हैं 20 क्वेश्चन। शिक्षण में मूल्यांकन मुख्य उद्देश्य अधिगम में सुधार करना। शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है अधिगम में सुधार करना। तो सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन शिक्षण कला से पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन मैं जीके के लेके आई हूँ। आकलन का तात्पर्य क्या है? तो जो हम लोग आकलन करते हैं उसके तात्पर्य है कि विद्यार्थी की प्रगति का सतत मूल्यांकन करना। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। सतत मूल्यांकन ही आकलन होता है, ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन। पाठ्यक्रम का प्रमुख घटक कौन सा नहीं है? पाठ्यक्रम का प्रमुख घटक जो है उसमें आपका शिक्षक का वेतन। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब 23वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है कि शिक्षक का वेतन कोई घटक के रूप में नहीं आता है। पाठ्यक्रम निर्माण में किसका ध्यान रखना चाहिए? जब हम लोग पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उसमें हम लोग को किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, समाज की अपेक्षाएं और शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी डी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन। अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन है? तो जो अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक होता है वो होता है विद्यार्थी की रुचि। जब विद्यार्थी की रुचि नहीं होगी तो वो अधिगम नहीं करना चाहेगा। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि अध्ययन को रोचक और स्पष्ट बनाया जा सके। अध्ययन को रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग बीएड कर रहे होंगे आप लोग, तो उस समय शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग आप लोग कर रहे होंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अध्ययन को रोचक बनाया जा सके, बच्चे इसमें इंटरेस्ट लें। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। दृश्य सामग्री का एक उदाहरण कौन है? तो जो दृश्य सामग्री का एक उदाहरण उसमें आपका आ जाएगा चार्ट आ जाएगा। ठीक है, चार्ट जो होता है इसमें चित्र बने होते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण क्या है? तो श्रव्य और दृश्य मतलब देखते भी, सुनते भी हैं और देखते भी हैं।
तो इसमें आपका हो जाएगा ए आंसर फिल्म। फिल्म में हम लोग क्या करते हैं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं। व्यावहारिक शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो जो व्यावहारिक शिक्षण होता है वह वास्तविक परिस्थितियों में शिक्षण अधिगम करता है। वास्तविक परिस्थितियों में शिक्षण अधिगम करता है। शिक्षक की सफलता किससे आकी जाती है? तो जो शिक्षक की सफलता आकी जाती है वो है आपका कि शिक्षक कैसे पढ़ा रहा है, ये देखा जाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छात्रों के व्यवहारिक परिवर्तन से। छात्रों में व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अभी आखिरी क्वेश्चन है, अधिगम के स्थायित्व के लिए क्या आवश्यक है? तो अधिगम के स्थायित्व के लिए आवश्यक है पुनरावृत्ति और अभ्यास। पुनरावृत्ति और अभ्यास जो है करते रहने से हम लोग जो सीखने की क्षमता होती है वो स्थायी हो जाती है। ए आंसर आपका इसमें राइट हो जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं जीके के। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह भारत में कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर चंपारण हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है उसको हम लोग क्रस्ट या पर्पटी कहते हैं। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देके करिएगा। 26 नवंबर 1949 को, नहीं तो कोई 26 जनवरी 1950 को भी लगा के आ सकता है अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, नहीं तो 26 जनवरी में आप लोग टिक लगा के आ जाएंगे। तो यहाँ 26 नवंबर 1949 होगा। बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर बिहार में। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार होता है आपका मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा। तो राष्ट्रपति। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी गणराज्य के लिए प्रसिद्ध है? वैशाली। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसका मुख्य कार्य होता है हम लोग को ये ऑक्सीजन का परिवहन करना। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद कल मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम को लेकर। बिहार का कौन सा शहर विद्या का नगर है? तो नालंदा जो है विद्या का नगर है।